सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन। और जैसे कि कई लोग कह रहे थे कि डिफेंस का जो सिलेबस है या डिफेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, उसको हम कैसे कवर करें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होती है जब हम देखते हैं डिफेंस का सिलेबस और उसके टॉपिक्स अगर हम बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक बुक में ही हमको सारे टॉपिक्स मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा भी अगर डिफेंस के सिलेबस से वाकिफ हो तो आप उसमें देखोगे कि जो आपका पेपर टू की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका पहला टॉपिक होगा या कह सकते हो आप पहली यूनिट होगी, वो बेसिकली आपकी वॉर के बारे में बात करती है। उसमें आप पढ़ोगे कि वॉर होती क्या है, व्हाट इज वॉर, है ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वॉर, वॉर के कितने टाइप्स होते हैं। फिर आप पढ़ोगे कि वॉर के कारण क्या होते हैं। ठीक, उसमें भी कई तरह के कारण होते हैं। साइकोलॉजिकल कॉज भी एक बहुत मेन कारण होता है और उस पर कई बार क्वेश्चन भी उठ के आए हैं प्रीवियस ईयर में। और आपका अगर आप देखो कि आप इसके बाद आप पढ़ते हो न्यूक्लियर वॉरफेयर, है ना, कि न्यूक्लियर वॉर से आपको क्या क्या नुकसान है और न्यूक्लियर वॉरफेयर एक्चुअल में करा कैसे जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ तो हम एक्चुअल वर्ल्ड में कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ एक तरह से डिटरेंस के तौर पे यूज़ होता है। और इसी के साथ साथ आप डिटरेंस का मतलब समझोगे कि डिटरेंस का मतलब क्या होता है। डिटरेंस का मतलब आपको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं तो धमकी या डराना। ठीक, तो अगर किसी भी देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो वो उन न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से अपने जो अपोजिट देश है या आपका जो जिस देश से भी आपकी दुश्मनी है, आप उस पर एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से उसको आपके जो शर्तें हैं या जिस भी चीज़ पे आपका उसके साथ डिस्प्यूट है वो आप उसको मानना पड़े, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है और आप धमकी दोगे कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर दोगे। तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आप डिटरेंस में जाएंगे तो आपको कई तरह की बताया जाएगा कि कैसे कैसे किस किस तरीके से डिटरेंस यूज़ करी जाती है और यूज़ करा जा सकता है। तो कई चीज़ें हैं इसमें। तो बेसिकली आपका जो पहली यूनिट जो आएगी वो आपके वॉर के बारे में और थोड़ा सा आपका न्यूक्लियर वॉर आपको समझाएगी। अब अगर आप बुक्स लोगे, कई तरह की बुक्स आती हैं, वहाँ पे रिकमेंड आपको प्रोफेसर से या आप जो भी मैम पढ़ाती हैं आपके डिपार्टमेंट में, आप उनसे पूछोगे तो वो बुक्स रिकमेंड कर देंगी आपको। तो बुक्स में देखिए, अगर आप जाओगे पढ़ने तो चलिए मान लीजिए वॉर, आपने टाइप्स ऑफ वॉर पढ़ लिया, है ना, कॉजेज ऑफ वॉर पढ़ लिया, न्यूक्लियर वॉरफेयर भी पढ़ लिया। फिर उसके आगे के टॉपिक्स आप देखेंगे कि आपकी बुक में नहीं है, मतलब है लेकिन उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक, वो किसी दूसरी बुक में एक्सप्लेन किया गया उतने अच्छे से। जैसे हम बात करें यूएनओ हो गया आपका, नॉन अलाइन मूवमेंट हो गया आपका। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये दूसरी बुक्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन मिलेंगे डिटेल में। तो अब आपके में मेन प्रॉब्लम यही आती है कि आप इतनी बुक लेके केवल डिफेंस के लिए आप इतनी बुक्स लो, उनको पढ़ो, फिर उनसे मतलब टॉपिक को कवर करो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। और ये मैं मानता हूँ टफ हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे एम क्या है। जैसे कि अगर आपका एम है कि आपको बस एक डिसेंट स्कोर लेना है डिफेंस में, तब तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बुक खरीदनी चाहिए और बुक पढ़ के अपने टॉपिक्स क्लियर करने चाहिए। लेकिन अगर आपका मेन एम ये है कि आपको डिफेंस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसके बारे में जानना है, ठीक, मे बी आपका इंटरेस्ट हो डिफेंस में और मे बी आप अपना फ्यूचर भी देख रहे हो शायद इस डिफेंस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में, ना कि डिफेंस में। यहाँ पे डिफेंस में फ्यूचर देखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप आर्म्ड फोर्सेस में इंटरेस्टेड हो या CDS, FCAT या इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो। मेरा मतलब ये है कि आप डिफेंस स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है उसमें आप इंटरेस्टेड हो, आगे जाके इसमें आप रिसर्च करना चाहते हो, इसमें आप MSc करना चाहते हो इस सब्जेक्ट को एज अ मेन सब्जेक्ट लेके, तो मैं कहूँगा आपको कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बिकॉज बुक्स आपको ज़्यादा नॉलेज देंगी अगर आपको इसी सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट लेके चलना है तो। लेकिन जिनको केवल एक अच्छा स्कोर अचीव करना है अपने पेपर में और जो कंसेप्ट्स हैं या जो भी टॉपिक्स हैं आपको उसको अच्छे से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिससे आप एग्जाम में पेपर लिख पाओ, तो वो अगर आपको करनी है तो उसके लिए देखिए मैं आपको साफ सुथरी बात बता दूं, आपके पास यूनिवर्सिटी रोड पे ही आपको मिलती है विंसम की सीरीज़। उसमें क्या होता है कि आपके प्रीवियस 15 साल या 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पेपर में वो सब आपको सॉल्व्ड मिलते हैं। हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में नहीं आती है। तो जिनको इंग्लिश में ही पेपर लिखना है उनके लिए ये मेन टास्क रहेगा कि आपको वो सारे मतलब जैसे मान लीजिए, टास्क सुन लीजिए उसके बाद में और डिटेल में बताता हूं। अभी आपके पास मेन टास्क ये रहेगा कि आपको जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का आप आंसर पढ़े, ठीक, उसके बाद उस आंसर को आपको या तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वो हिंदी में लिखा रहता है। जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट को जो है हिंदी में रहता है पूरा, ये है ना, यूएनओ भी आपका राष्ट्र ऐसी करके कुछ नाम रहता है, तो ये भी आपका जो है हिंदी में रहता है पूरा, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक। तो
और भी आपका युद्ध, जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तो इसका आपको हिंदी में आप मिलेगा, है ना, मनोवैज्ञानिक युद्ध या फिर मनोवैज्ञानिक ऐसी कुछ करके रहता है, मुझे उतना पता नहीं है हिंदी में। तो इस तरह से रहता है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए आप पेपर 2 करने बैठे हो, पेपर 2 आप करने बैठे, सबसे पहला टॉपिक है आपका वॉर। तो आप क्या करो, विंसम की सीरीज आप खरीद लो, 60 रुपए तक की आती है, 60-50 तक की आती है, आराम से आप खरीद सकते हो, खरीद लो उसको, ठीक। अब विंसम की सीरीज में ना सबसे अच्छी बात है कि शुरू से एंड तक आपको सीक्वेंस वाइज दिया है। तो जो सबसे पहले वो सॉल्व्ड आंसर दिखाएगा आपको, वो किसके रहेंगे, वो आपके वॉर टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो आप पहले ही लिखा रहेगा कि 2012 में, 2013 में, 2008 में, 2007 में, 2004 में, 2002 में भी ये सब क्वेश्चंस आए हैं। और क्या है क्वेश्चंस, वो युद्ध क्या होता है, व्हाट इज वॉर, है ना, और युद्ध पर वो एक युद्ध पर संक्षेप में एक अपनी टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह के आपके, क्योंकि उस टाइम पे हिंदी में ही आता था, लेकिन अभी फिलहाल 2015-16 से ये जो है इंग्लिश में भी आने लगा है, तो आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर उससे पहले के क्वेश्चंस नहीं, अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चंस होंगे तो जो वॉर पे क्वेश्चन है वो इस तरह के आते हैं। और फिर बढ़िया उसमें आराम से पूरा वॉर को एक्सप्लेन किया गया है कि युद्ध होता क्या है ना, उसकी डेफिनेशन, अलग अलग जो भी आपके रिसर्चर्स हैं और उन्होंने युद्ध को किस तरह से डिफाइन किया है, उस तरह से उसकी डेफिनेशन, उस पूरे आंसर, एक कंप्लीट आंसर वो आपको दे देती है। आप अपना, जैसे मान लीजिए आपको विंसम आपके पास है, अब आप अपना सिलेबस अपने सामने लेके बैठिए और सिलेबस में पहला टॉपिक पढ़िए वॉर। उस विंसम में से आप वॉर पूरा आप पढ़िए आराम से, उसमें से जो पॉइंट आपको, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा आंसर लेता है, अगर पूरा का पूरा आंसर आप मान लीजिए नोट्स बना रहे हो और अपनी नोट्स में उतारोगे तो वो लगभग 6-7 पन्ने की नोट्स ही हो जाएगी वो आपकी, तो वो रिलेवेंट नहीं है। आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है, युद्ध क्या है उसकी एक आराम से आप समझ बना लीजिए अपने पास कि हाँ ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ठीक, युद्ध के ऊपर हमको जो लिखने हैं। तो आप क्या करिए, पहले तो वो आंसर से समझिए कि आपको आंसर में है क्या, आपके मटेरियल क्या है, आपका कंटेंट क्या है आपके आंसर का, और फिर आप जो है वो टॉपिक उठाइए, जैसे हेडिंग डालिए कि युद्ध क्या है, ठीक, फिर इनके द्वारा युद्ध की दी गई परिभाषा क्या है, ठीक, या इनके रिस्पेक्ट में ये मतलब युद्ध को किस तरह से समझा रहे थे, फिर इन्होंने युद्ध को किस तरह से समझाया है ना, क्योंकि कई अलग अलग विद्वान जो है हमारे हिस्ट्री में वो अलग अलग तरीके से युद्ध को समझाए हैं। कई विद्वान जो है डेफिनेशन दिए हैं युद्ध की कि युद्ध एक ऐसी चीज है जो कि आपको अपने शत्रु पर नियंत्रण रखने के में मदद करती है। कई विद्वानों ने ऐसा कहा है कि युद्ध दो ताकतवर गुटों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट या विवाद से उत्पन्न हुई एक कह सकते हैं क्रिया है जिसको हम युद्ध कहते हैं। तो अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं, तो आपको इन्हीं डेफिनेशंस मतलब पढ़ लेना है एक बार, उनका नाम लिख लिया, रटना है और उनके द्वारा दी गई डेफिनेशंस रटनी है, और युद्ध में आपको इसी के ऊपर लिखना है कि आपका वॉर होता क्या है। फिर आप अगले टॉपिक पे आएंगे कि टाइप्स ऑफ वॉर क्या होते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि वॉर के कितने टाइप्स होते हैं ना, बहुत तरीके की वॉर होती हैं। साइकोलॉजिकल वॉर होती है आपकी, गुरिल्ला वॉरफेयर होती है आपकी, है ना, तो डिफरेंट टाइप्स की वॉरफेयर होती हैं। जब आप पढ़ेंगे तो रिवॉल्यूशनरी वॉरफेयर भी होती है, जिसमें एक तरह से रिवॉल्यूशनरी वॉरफेयर ऐसी होती है जिसमें आपका किसी तरह का रिवॉल्यूशन हो, है ना, यानी कि जैसे 1857 की क्रांति, तो वो जो वॉर थी वो रिवॉल्यूशनरी वॉर में आएगी, उस कैटेगरी में आती है, ठीक। तो न्यूक्लियर वॉर भी इसका एक टाइप होता है। फिर अगला टॉपिक ही आपका न्यूक्लियर वॉर आ जाता है, कॉजेज ऑफ वॉर आता है कि वॉर के क्या कॉजेज होते हैं, अलग अलग कॉजेज रहते हैं उसमें। फिर अगला टॉपिक आपका न्यूक्लियर वॉर आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक आप क्या करिए, विंसम से एक एक करके क्लियर करते चलिए। साथ ही साथ अगर आपको हिंदी में लिखना है तो विंसम तो हिंदी में ही है, बस एक बार आप उस टॉपिक को तुरंत का तुरंत ही लिख के एक बार देख लीजिए कि हाँ मैंने वॉर के बारे में पढ़ लिया, ठीक। अब 15 मिनट में या 20 मिनट में या आधे घंटे का आप टाइम लगाइए और ये लिखिए कि आपको 4 पेज, एटलीस्ट 4 पेज मतलब कैसे, मान लीजिए ये आपका अगर A4 शीट है, ठीक, तो ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और इसके पीछे वाला चौथा पेज, तो ये 4 पेज आपको लिखने हैं, ठीक। तो ये आपका एक कंप्लीट अच्छा आंसर माना जाता है, जिसमें आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 7 से ऊपर मिलेगा, ठीक। तो आपको कम से कम, अगर वॉर के टॉपिक में तो वैसे आप इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, ठीक, उसके लिए आपको काफ़ी कंटेंट रटना पड़ेगा, नाम रटना पड़ेगा कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है वॉर की। फिर भी आप केवल और केवल मेरे ख्याल से 3 ही पेज कर पाओगे, यानी कि 1 2 ये पेज, 2 पेज इसमें मैं काउंट कर रहा हूँ, 2 पेज ये और इसका 1 पेज। तो वॉर क्योंकि छोटा टॉपिक है तो आप उसमें टाइप्स ऑफ वॉर भी घुसेड़ सकते हो, क्योंकि देखिए आपके ऊपर है, आपको आंसर थोड़ा सा डिटेल लिखना होगा, 10 नंबर का आंसर होगा वो, तो आप ऐसे हल्के में तो नहीं छोड़ सकते। तो आपको डिटेलिंग करने के लिए अगर सिर्फ वॉर पे आता है कि व्हाट इज वॉर, तो आपको उसमें टाइप्स घुसेड़नी पड़ेंगी कि पहले आपको दिखाना पड़ेगा वॉर ये होती है, इनके द्वारा ये डेफिनेशंस थी वॉर की, अब वॉर इतने तरह की होती है, इस प्रकार की वॉर्स होती हैं, ये वॉर है, और हर टाइप्स की वॉर के पे 2-2 लाइन लिखिए, तो आपका हो जाएगा 4 पेज।
तो इस तरह से आपको अपना एक टॉपिक तैयार करना है, उसको लिख के देखना है, ठीक, इतना आपको एटलीस्ट भरना है, ये आगे पीछे इसका भी, आगे पीछे इसका भी, एक आंसर के लिए। इसी तरह से आपको दूसरा टॉपिक उठाना है, दूसरा आंसर भी करना है, ठीक, इसी तरह से तीसरा टॉपिक, तीसरा आंसर, तो आपका इसी तरह से सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और देखिए शुरू में ना जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको पेपर 2 पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि वॉर, टाइप्स ऑफ वॉर, कॉजेज ऑफ वॉर, ये शुरू के टॉपिक्स थोड़े से बोरिंग है, कहना तो नहीं चाहिए बट हाँ हैं तो हैं। और जब आप पेपर 2 आपका एंड, जब आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं यार पेपर 2 ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जब आप यूएनओ पढ़ोगे, है ना, जब आप पढ़ोगे नॉन अलाइन मूवमेंट, इनकी हिस्ट्री जानोगे कि क्यों नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया भारत ने शुरू किया था, है ना, और नॉन अलाइन मूवमेंट का कि मतलब प्रासंगिकता क्या है, प्रासंगिकता मतलब कि रेलेवेंस क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम लोग, मेरे ही पेपर में आया था कि आप जो है ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट था जो नेहरू जी ने शुरू किया था कुछ और देशों के मंत्रियों के साथ मिलकर, वो किस लिए शुरू किया था, और ये पूछा गया था कि ये रिलेवेंट, आज की डेट में ये रिलेवेंट है कि नहीं, है ना। तो बेसिकली ये था कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद आपके जो पूरी दुनिया थी वो 2 गुटों में बट रही थी। एक देश ऐसे थे जो कि आपको रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उस समय तो सोवियत संघ था वो, और एक मतलब पहले तो 2 तरह के देशों में बट रही थी, वो देश जो कि सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे और वो देश जो कि हमारी यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब भारत जो था ये सामने एक ऐसा देश उभर के आया था जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना रखता है, जिसमें यह बात की जाती है कि हम गुट, इसका नाम होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये जो गुट बट रहे हैं हम इनके साथ नहीं हैं, हम इनके विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इनका साथ भी नहीं देंगे इस गुटबाजी में, मतलब कि ये जो गुट का बंटवारा हो रहा है हम इस बंटवारे में साथ नहीं देंगे, क्योंकि भारत की जो नीतियां ही यही थी, या कह सकते हैं आप जिस एथिक्स, जो भारत का एथिक्स है वही यही कहता है कि हम बंटवारे में विश्वास नहीं रखते, हम लोगों को बांट के नहीं चलते। तो आपको इसी तरह से अपना आंसर बनाना है वहां पे कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसमें भारत एक ऐसे देश की तरह उभर के सामने आया था जो किसी भी गुट में नहीं मिलना चाहता है और खुद की एक, कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी अपनी एक रखा। क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए सोवियत संघ के फेवर में जाते हैं तो आपको जो है यूएसए फिर कोई मदद नहीं देगा, और यूएसए के तरफ जाते हैं तो आपको सोवियत संघ या उनके तरफ के जो देश है या उनके सपोर्ट में जो देश है उनसे आपको किसी भी तरह की हेल्प मिलना, कोई भी अगर आपको ऑयल चाहिए या कोई भी तरह के रिसोर्सेज चाहिए तो वहां से वो नहीं मिल रहे थे। तो ऐसा था, तो उस टाइम पे भारत ने क्या कहा, भारत ने अपनी एक स्वतंत्र विदेश मतलब फॉरेन पॉलिसी रखी, विदेश नीति, और ये कहा कि हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम पहले स्वयं को देखेंगे, ठीक। तो भारत ने ऐसा क्या किया, मतलब फिर आप उसमें पढ़ोगे, वो तो टॉपिक है आपका, कि फिर मतलब रशिया से भी आप मदद लेता रहा भारत, यूएसए से भी मदद लेता रहा, आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे गेहूं यूएसए से मंगाए गए थे, रशिया भी हमारी, आप तो जानते ही हो कि रशिया हमारी कितनी मदद करा है ना, तो रशिया से भी काफ़ी मदद हमको मिलती रही, तो भारत ने दोनों से मदद ली। और इस भारत की देखा देखी ये जो आपका नॉन अलाइन मूवमेंट है इसमें बहुत से देश जो है आके जुड़ते गए भारत के साथ, और आज की डेट में नॉन अलाइन मूवमेंट में जितने भी देश हैं उसमें से सबसे शक्तिशाली देश भारत ही है। और यहां से फिर आप यूएनओ को भी कनेक्ट कर सकते हो इसके आंसर से, कि यूएनओ में भी पूछा जाता है कि भारत में वीटो पावर क्या होती है, भारत को क्यों नहीं मिली है वीटो पावर, है ना, 5 देशों को वो पावर मिली है अभी तक, भारत को क्यों नहीं मिली है। तो आप यही नॉन अलाइन मूवमेंट का ही एक पोर्शन उठा के उस यूएनओ वाले आंसर में लिखते हो, कि ये इस तरह से लिखते हो कि भारत एक काफी प्रभावशाली देश उभर के आया है नॉन अलाइन मूवमेंट में, जिसके कारण आप मतलब अपने सपोर्ट दिखा सकते हो कि भारत को उसके आधार पे भी हमको जो है वीटो पावर मिलनी चाहिए, है ना। और भी कई चीज़ें हैं, आप जब यूएनओ पढ़ोगे वो उस विंसम से, तो आपको उसमें कई चीज़ें मिलेंगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपको पेपर 2 में क्या करना है। सेम चीज़ आपको पेपर 1 में भी करनी है। पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में आपका बताया जाता है कि किस तरह से आपको आपके जो वॉर्स हैं, है ना, उसको आपको पढ़ना है, ठीक। आपके जैसे सबसे पहली शुरुआत से लेके पोरस और सिकंदर, यानी कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हाइडस्पस, है ना, झीलम का युद्ध, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। ये आपका पहला टॉपिक होता है कर्टेल सिलेबस का। उससे भी पहले असल में अगर फुल सिलेबस आता है तो आपका शुरू होता है, वो कहाँ से, वो आपका शुरू होता है वैदिक, शायद महाभारत की युद्ध से शायद शुरू होता है, ऐसे ही कुछ से। मेरे में कर्टेल आया था तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जिनका भी कर्टेल नहीं है तो विंसम में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, उसमें कर्टेल नहीं मिलता। विंसम में आपको
सारा सिलेबस जो है उसमें मिलेगा A to Z। बस आपको क्या करना है, पहले तो आप अपने हाथ में ले लीजिए एक सिलेबस अपना प्रिंट आउट निकलवा के, और उसके बाद आप विंसम उठाइए यूनिट 1 के जो भी टॉपिक्स आप, जैसे आपने पहला टॉपिक पढ़ा वॉर पे है, ठीक, या बैटल ऑफ हाइडेस्पस से शुरू है और भी 2-4 वॉर्स हैं, तो आप देखिए कि उस बैटल ऑफ हाइडेस्पस से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस उस विंसम में आए हैं, उन सबको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक। फिर उस हफ्ते का प्लान बनाइए कि इस हफ्ते बैठ के हमको बैटल ऑफ हाइडेस्पस और पहली यूनिट में जितने भी वॉर्स हैं उन सबको खत्म कर लेना है। सेम आप अगले हफ्ते का बना लीजिए, है ना, कि अब की बार पेपर 2 है, हमको पहली यूनिट खत्म कर लेनी, पढ़ के नोट्स बना लेनी है। और एक बार आप पढ़ के उस आंसर को लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फिर रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको अपनी नोट्स उठानी है, बस हेडिंग देखनी है, क्योंकि मैटर आपको तैयार रहेगा। और सबसे अच्छी तैयारी अगर आपको डिफेंस की करनी है कि आपका मतलब रिवाइज रहे, तो आप डिस्कस करिए। टॉपिक तैयार करने के बाद अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, कि जैसे कि आप यूएनओ के ऊपर ही डिस्कस करिए, है ना, कि देख इसमें 5 होते हैं, ठीक, लेकिन चाइना बार बार वीटो लगा दे रहा है, क्यों लगा दे रहा है ये। तो इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है जब आप डिस्कस करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि पेपर के 2 दिन पहले जब डिफेंस का पेपर होता था तो उससे पहले हम डिस्कस ही करते थे, और मेरा सच बताए बहुत अच्छा पेपर गया था इस डिस्कशन की वजह से ही। क्योंकि इंसान कितना लिखेगा एग्जाम के 1-2 दिन पहले, कितना आप लिख डालोगे, ग्रंथ थोड़ी बना डालोगे लिख लिख के। तो डिस्कशन से ही आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है। फोन पे डिस्कस करते थे उस टाइम पे, हम लोग 2-3 लोग थे, कॉन्फ्रेंस कॉल करके आराम से डिस्कशन हो जाता था कि हाँ रिवॉल्यूशनरी वॉरफेयर, जैसे ऐसे करते थे कि हाँ चलो अच्छा तुम रिवॉल्यूशनरी वॉरफेयर बता दो, तो वो रिवॉल्यूशनरी वॉरफेयर बता रहा है, हम सुन रहे हैं, हमारा रिवाइज हो रहा है। फिर हमको कह दिया गया कि चलो तुम जो है नॉन अलाइन मूवमेंट बता दो, या 8 पिलर्स, शांति के 8 पिलर्स भी एक टॉपिक है आपका, द 8 पिलर्स ऑफ पीस, वो बता दो, ठीक। और आपका किचनर रिफॉर्म्स भी था, वो बता दो। वो टॉपिक थोड़ा सा डाउट में रह गया आज भी, क्योंकि उतना अच्छे से मिला नहीं था जो, और जो आपकी विंसम में है उसमें आपका है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा नहीं था किचनर रिफॉर्म्स, बट फिर भी पेपर बहुत अच्छा गया था, क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं तो आप आराम से अटेम्प्ट कर ले जाते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बस, अगर आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, सिर्फ आपका कोई एम नहीं है कि आपको डिफेंस स्टडीज़ के या डिफेंस स्ट्रेटजी का ये जो सब्जेक्ट है इसमें रिसर्च करनी है, आगे जाके कुछ अच्छा करना है, अगर ये एम नहीं है, विंसम आप खरीदिए, एक एक टॉपिक आराम से अपना पढ़ते जाइए, उससे क्लियर करते जाइए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और अगर टाइम मिले तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, इससे बहुत अच्छा रिवीजन होता है आपका। ये मैं दोनों पेपर के लिए कह रहा हूँ, विंसम आपको दोनों पेपर की खरीदनी पड़ेगी। हिंदी में ही आती है, तो जिनको इंग्लिश में पेपर लिखना है उनके लिए दिक्कत है। अब ये कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भैया इंग्लिश में हम कैसे करेंगे, है ना, या इंग्लिश का कोई बता दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो आपको किताब खरीदनी पड़ेगी इंग्लिश की, और फिर 4 किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी, 4 किताबों से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इससे अच्छा बेटर यही है कि आप विंसम खरीदिए, हिंदी में पढ़िए और इंग्लिश में आंसर लिखने की उसकी कोशिश कर लीजिए। अपनी एक बार इंग्लिश में आप नोट्स बना लेंगे तो फिर एग्जाम टाइम रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही कम मेहनत में कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट है ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना टैकल करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।